हेलो एवरीवन, दिस इज सना परवीन हियर। ये वीडियो में हम सेल का लेक्चर नंबर 2 डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ द बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरियल सेल की लेंथ कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 3 to 5 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी 3 to 5 सेंटीमीटर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3 to 5 माइक्रोमीटर, विच इज द क्लोजेस्ट टू द डेटा विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी। मैं यहाँ पे वो डेटा लिख देती हूँ जो एनसीईआरटी का फिगर 8.2। एक्चुअली अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये आंसर करने आ जाता। फिगर 8.2 ऑफ एनसीईआरटी। ओके, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आई एम जस्ट गोइंग टू एनलिस्ट सम ऑफ द डेटा हियर। जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल, इसका जो इसका जो डायमेंशन होगा दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 10 to 20 माइक्रोमीटर। ओके, दिस इज फॉर यूकैरियोटिक सेल। अब नेक्स्ट इज अ बैक्टीरियल सेल, जिसके बारे में हमको सवाल में पूछा गया है। बैक्टीरियल सेल का डायमेंशन अगर हम देखें तो इसको हम ले लेते हैं 1 to 2 माइक्रोमीटर। ओके, सो 1 to 2 माइक्रोमीटर का क्लोजेस्ट यहाँ पे क्या होगा? 3 to 5 माइक्रोमीटर। द थर्ड वन इज पीपीएलओ पार्टिकल्स, पीपीएलओ organisms, which is about 0.1 micrometer. Okay, and the last one that is supposed to remember is viruses. वायरसेस, इसका अगर हम डायमेंशन देखें तो 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। ओके, तो ये आपको लर्न करना है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ एन आरबीसी। आरबीसी का डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर, 700 मिलीमीटर, 6 माइक्रोमीटर और 6000 मिलीमीटर। आंसर क्या है? द आंसर इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 7 माइक्रोमीटर। अभी मैंने आपको डेटा बताया था एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल अगर हम देखें, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल का आपको मैंने बताया था कितना होता है? 10 to 20 माइक्रोमीटर, 10 to 20 माइक्रोमीटर। तो आंसर हम कौन सा टिक करेंगे? मोस्ट अप्रोप्रिएट 7 माइक्रोमीटर्स। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The longest cell in the human body are muscle cells, cardiac muscle cells, neuron, or none of these. What you can do is you can pause the video and you can analyze कि आपके कितने आंसर सही आ रहे हैं। तो जो लंबा है, साइज में जो सेल लंबा होता है वो ऑब्वियसली कौन सा होता है? आप क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दैट इज गोइंग टू बी इस तरीके का, ये शेप का सेल होता है। ओके, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे बॉडी का लंबा सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग। इनकरेक्ट इसमें से कौन सा ऐसा पैर है जो इनकरेक्टली मैच्ड है? जो ऑप्शन है दैट इज राउंड एंड बाइकॉनकेव। जो शेप है वो आरबीसी का होता है। अमीबॉइड डब्ल्यूबीसी का होता है। इलोंगेटर, इलोंगेटेड शेप होता है ट्रैकीड का। लॉन्ग एंड नैरो शेप होता है नर्व सेल का। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है? आप वीडियो को पॉज करके इसको आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट मैचिंग। लॉन्ग एंड नैरो नर्व सेल्स नहीं होते हैं। नर्व सेल्स होते हैं ब्रांच्ड होते हैं ना, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होते हैं, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। ओके, बाकी के तो सारे ही सही से मैच्ड हैं। डब्ल्यूबीसी राउंड एंड बाइकॉनकेव, इस तरीके से हम कुछ सेल्स को देखेंगे, ये बाइकॉनकेव है। और जब आप ऊपर ऊपर से वो सेल को देखोगे तो इस तरीके से वो सेल्स दिखाई देंगे। एम्यूबॉइड मतलब डब्ल्यूबीसी का एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, क्योंकि उनको डायपीडियासिस दिखाना होता है, वो मूवमेंट दिखाते हैं। इलोंगेटेड लंबा सा होता है ट्रैकीड, इस तरीके से ट्रैकीड लंबा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो नर्व सेल्स होते हैं इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, इसमें ब्रांचेस होते हैं ना, इसमें ये ब्रांचेस निकल रहे हैं, इस तरीके से ब्रांच निकल रहा है। ओके, एंड देन सो दिस इज हाउ यू हैव द स्ट्रक्चर। डी इज नॉट करेक्टली
matched. Next question. You have to label the diagram which is given here. तो हम इसका आंसर देख लेंगे. इसमें अलग अलग ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड try to give time to this question. अगर हम आंसर देखेंगे तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ए ऑर्गेनल मार्क्ड है वो है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो बी मार्क्ड है दैट इज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, देन ऑप्शन सी है. सी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है ये है न्यूक्लियर एनवलप है. ये है न्यूक्लियर एनवलप. ओके, देन नेक्स्ट वन इज व्हाट? ऑप्शन डी है माइक्रोट्यूब्यूल्स है. ये साइटोस्केलेटन में आ जाएगा. माइक्रोट्यूब्यूल है. और जो ई वाला पार्ट है अंदर की तरफ ये सिचुएटेड वाला पार्ट है ये है न्यूक्लियोलस. तो जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर राउंड एंड ओवल? अभी हम इसको सॉल्व करके आए हैं. इसी टाइप के क्वेश्चन को एक्चुअली हम सॉल्व करके आए हैं. राउंड एंड ओवल जो शेप है सेल का दैट इज RBC, WBC, कॉलमनार. अगर हम देखें तो जो RBC होता है ये राउंड एंड ओवल तो नहीं होता है, राउंड एंड बाइकॉनकेव होता है. राउंड एंड बाइकॉनकेव. ओके, ये बाइकॉनकेव हो गया और ऊपर से देखेंगे तो राउंड दिखेगा. जो WBC है ये एमेबॉइड शेप का होता है. ओके, नॉट अ पर्टिकुलर और हैज एन इरेगुलर शेप. कॉलमनार तो लंबे लंबे होंगे ना, कॉलम के जैसे सेल्स होंगे. तो एक ही जो हमारा ऑप्शन बचता है दैट इज मीसोफिल सेल्स. और मीसोफिल सेल्स हमारे हो जाते हैं राउंड एंड ओवल शेप का होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. Fine. So we move on to the next question now. Which of the following are long and narrow cells? Nerve cell, WBC, columnar epithelial cell और tracheids. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप फिगर 8.1 NCERT का रेफर कर सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. वैसे मैं भी इस पे लिख देती हूँ. जो RBCs होते हैं यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ये राउंड एंड बाइकॉनकेव होंगे. राउंड एंड बाइकॉनकेव. जो WBCs हैं ये होंगे एमीबॉइड शेप के. इसका कोई भी एक पर्टिकुलर रेगुलर शेप नहीं होगा. देन वी हैव गॉट कॉलमनार. ये आपको लर्न करने होंगे. कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स. ये सेल्स होते हैं लॉन्ग एंड नैरो. ओके, देन यू हैव गॉट नर्व सेल्स होते हैं ब्रांच्ड एंड लॉन्ग. देन यू हैव गॉट ट्रैकीड हमारा हो जाएगा इलोंगेटेड, लंबा सा सेल होता है. एंड द लास्ट वन इज मीसोफिल सेल्स. ये हमारा हो जाता है राउंड एंड ओवल. ओके, तो यू हैव टू लर्न दिस. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डेटा हियर. हमारा जो सवाल है वो ये है कि लॉन्ग एंड नैरो सेल्स कौन से होते हैं. तो लॉन्ग एंड नैरो सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल? और प्रोकैरियोटिक सेल के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे, PPLO, बैक्टीरिया और ऑल ऑफ दीज. तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज. यहाँ पे आप NCERT का डेटा देख सकते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल जिसका फर्स्ट एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, जिसका सेकेंड एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गे है, देन माइकोप्लाज्मा एंड PPLO लाइक ऑर्गेनिजम्स. ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जो ब्लू ग्रीन एल्गे है उसका एक और नाम आपको पता होना चाहिए दैट इज साइनोबैक्टीरिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई करना है ABCD और E को. You have to identify ABCD. You can pause the video and you can try to answer the question. Okay. हम अगर आंसर देखें तो आंसर जो सही हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. जो ए है यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये सेंट्रियोल है.
और सेंट्रियोल कौन से सेल में होता है? एनिमल सेल में होता है, तो आप देख सकते हैं कि एनिमल सेल है। देन ऑप्शन सॉरी, जो लेबल बी है दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER है। जो थर्ड वाला है वो गोल्गी है, क्लियरली हमको गोल्गी अपैरेटस दिखाई दे रहा है। देन डी इज राइबोसोम, D is ribosome, and E is rough endoplasmic reticulum. So the answer is option number B. Next question. What is true for a prokaryotic cell? Prokaryotic cell के बारे में कौन सी चीजें सही होती है? Option A, they are smaller in size. Option B, multiply much rapidly than eukaryote. Option C, greatly vary in shape and size. And option D, all of these. What is the correct answer about prokaryotic cell? Answer is all of these are correct. छोटे होते हैं साइज में। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनको डिवाइड होने में सिर्फ 20 मिनट्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इकोलाई को ले लें, और यूकैरियोटिक सेल में अगर हम ईस्ट को ले लें तो इसको लगता है 90 मिनट्स। तो जल्दी फास्ट रैपिड कौन डिवाइड हो रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो मल्टीप्लाई मच रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, यस। और इनका शेप और साइज अलग अलग होता है। जैसे कोकाए हो गए, बैसिलाई हो गए, देन कोमा शेप बैक्टीरिया हो गए, देन स्पाइरिलम हो गया, विब्रियो हो गया। ओके, सो ये सब क्या है, अलग अलग शेप एंड साइज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल? अभी आपको मैंने डेटा लिखवाया था, आंसर हो जाएगा हमारा 10 to 20 माइक्रोमीटर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरिया? वही डेटा हमने वापस से लिखाया था, आपको रिमेम्बर करना है। फैक्चुअल क्वेश्चन है 1 to 2 माइक्रोमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ वायरसेस? वायरसेस का साइज कितना होता है? ये भी हमने डेटा लिखा हुआ है। वायरस का साइज कितना होता है? तो वायरस का जो साइज है वो होता है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जीनोम, एक डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया? अगर मैं यहाँ पे बैक्टीरिया ड्रॉ कर दूं तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका डीएनए होता है। तो उसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सबसे पहले जो देखिए डीएनए है, तो डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, और ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होता है, कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ओके, देन यू हैव व्हाट, मतलब ये सिंगल स्ट्रैंडेड तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सर्कुलर डीएनए, यस, इस तरीके से ये सर्कुलर डीएनए होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो हमारा जो बैक्टीरिया है इसका जो डीएनए है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर एंड सेकेंड इज इट इज डबल स्ट्रैंडेड। ओके, इस तरीके से इसका डीएनए हो जाएगा। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लीनियर है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल लोकेटेड इन प्रोकैरियोट्स? वेयर इज द जेनेटिक मटेरियल लोकेटेड इन प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट के अंदर जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसके अंदर क्या होता है ना कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसके अंदर कोई न्यूक्लियस के जैसा स्ट्रक्चर पाया नहीं जाता है, और इसका जो डीएनए है ये इसी तरीके से साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। तो द डिफरेंस इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल इज यूकैरियोट में न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है, यहाँ न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जो इसका डीएनए है ये कहाँ पे है? ये साइटोप्लाज्म में लोकेटेड है, साइटोप्लाज्म। आंसर हो जाएगा नेकेड इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्लाज्मिड? प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? व्हाट आर प्लाज्मिड्स? प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात ये है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, इसके पास इसका खुद का डीएनए होगा, और एक और ऐसा सर्कुलर मतलब एक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर जो कि डीएनए का ही मतलब डीएनए का ही बना हुआ होता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ओके, और ये इसको हम बोलते हैं इट इज
इट इज ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब ये खुद ही रेप्लिकेट हो जाता है और ये अपनी बहुत सारी कॉपीज बना सकता है। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और ये इसका एक फंक्शन होता है इम्पोर्टेंट सा, जिसका काम ये होता है कि ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा सके। ओके, सो व्हाट आर प्लाज्मिड? प्लाज्मिड्स आर नेकेड जीनोमिक डीएनए नहीं है, जीनोमिक डीएनए नहीं है, क्योंकि जीनोमिक डीएनए तो ये वाला है पार्ट, ये जीनोमिक डीएनए है। तो जो प्लाज्मिड है ये क्या है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा नॉन जीनोमिक। जीनोम का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा पार्ट प्रेजेंट है। ओके, तो नेकेड जीनोमिक डीएनए नहीं है। एनवलप्ड डीएनए, नन ऑफ दी, स्मॉलर डीएनए देन जीनोमिक डीएनए। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये जो डीएनए है ये साइज में छोटा है। ओके, ये मैंने बहुत सारे प्लाज्मिड्स बना दिए थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जीनोमिक डीएनए बड़ा है और जो हमारा प्लाज्मिड है वो साइज में छोटा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक इज कॉन्फर्ड बाय, अभी हम देख के आए हैं, प्लाज्मिड डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन ऑर्गेनल दैट आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट? ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो प्रो और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा लाइसोसोम। अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स में, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एनालिस्ट कराया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इनका एक सेल एनवलप होता है। सेल एनवलप होता है, इसमें तीन चीजें होती है। एक तो होता है ग्लाइकोकैलिक्स, देन यू हैव गॉट सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन यू हैव गॉट अ सेल वॉल। इसके बाद इसमें होता है साइटोप्लाज्म, फिर इसके बाद इसमें होता है इसका जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए। फिर हमने देखा कि इसके पास प्लाज्मिड भी पाया जाता है। देन यू हैव गॉट सम स्ट्रक्चर्स ऑन द सेल जिसको हम बोलते हैं फ्लैजेला, या तो इसके पास सीलिया या पिलाए प्रेजेंट होता है। ओके, अगर सेल मेम्ब्रेन कुछ स्ट्रक्चर ऐसा फोल्ड करके बना देंगी तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीसोसोम। मीसोसोम्स प्रेजेंट होंगे एंड देन राइबोसोम भी इसके अंदर पाए जाएंगे। राइबोसोम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटीन फैक्ट्रीज है, तो प्रोटीन बनाने के लिए तो राइबोसोम होना जरूरी होता है। तो क्या क्या चीजें पाई जाती है? लाइसोसोम प्रोकैरियोट में नहीं होता है, वैक्यूल नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। व्हाट इज स्पेशलाइज्ड What is a specialized differentiated form of cell membrane? Specialized differentiated form of cell membrane। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि अगर कोई भी एक प्रोकैरियोटिक सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड करके कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं मीसोसोम। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे मीसोसोम। ओके, तो स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन से जो स्ट्रक्चर बना उसको हमने मीसोसोम बोल दिया। ओके, न्यूक्लियोसोम नहीं होगा। प्लाज्मिड मैंने आपको अभी बताया है कि इट इज नॉट मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए। ओके, so answer is going to be here mesosome. Next, infoldings of cell membrane in prokaryote is called as mesosome. Next question, what is external to cell wall in the prokaryotic cell? तो इसको मैं जरा आपको ड्रॉ करके बता दूं। I will try to draw not a very artistic diagram, but anyways ये हमारा बैक्टीरियल सेल हो गया। यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये मैंने सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दिया है। ओके, देन आफ्टर दैट इसके बाहर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलेंगे, ये एक ही बार मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी बिकॉज इट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग। ये हो गया सेल वॉल। ओके, और इसके बाहर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं, इसके बाहर एक और स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको हम बोलेंगे ग्लाइको कैलिक्स। ओके, तो ये सीक्वेंस आपको रिमेम्बर करना होगा। सबसे अंदर आता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर आता है सेल वॉल और सबसे बाहर आएगा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स का भी दो टाइप होते हैं अलग अलग। वन इज कैप्सूल, अगर टफ होगा
तो कैप्सूल होगा, और अगर टफ नहीं होगा उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर, ओके। तो यू कैन रिमेम्बर द सीक्वेंस। व्हाट इज एक्सटर्नल टू सेल वॉल? सेल वॉल के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल के बाहर की तरफ होता है ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? ग्लाइकोकैलिक्स differs in composition and thickness among different bacteria. All organisms are made up of cell or aggregates of cell. Endoplasmic reticulum helps in synthesis of proteins, lipoprotein and glycogen. And option D is cells of all living organisms have nucleus. ग्लाइकोकैलिक्स सबका अलग अलग होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म में टफ होगा ग्लाइकोकैलिक्स तो उसको हम कैप्सूल बोल देंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोकैलिक्स टफ नहीं होगा तो उसको हम स्लाइम लेयर बोल देंगे। तो ये अलग अलग टाइप के ग्लाइकोकैलिक्स हो सकते हैं। सारे ही ऑर्गेनिज्म सेल्स या तो ग्रुप ऑफ सेल्स से बनते हैं, ये भी सही है। देन थर्ड वन इज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। यह सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाते हैं, देन लाइपोप्रोटीन्स बनाते हैं, एंड देन ग्लाइकोजन बनाते हैं। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। और जो ऑप्शन डी है हमारा, ऑप्शन डी है हमारा, दैट इज सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस, ये गलत बात है, ये गलत है। क्योंकि अगर हम प्रोकैरियोट को ही सिंपल एग्जांपल लेके देख लें तो प्रोकैरियोटिक सेल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस पाया नहीं जाता। इसका जो डीएनए है ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है? ये वाला, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। या अगर हम मेच्योर आरबीसीज को भी देख लें, मेच्योर आरबीसीज को भी देख लें तो इसमें भी न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is external to plasma membrane of prokaryotic cell like bacteria? तो मैंने अभी आपको बताया था कि 3 लेयर्स होती हैं, इनका सीक्वेंस अगर हम देखें तो सबसे अंदर की तरफ होती है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन यू हैव गॉट सेल वॉल, देन यू हैव गॉट ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है सेल वॉल एंड ऑल्सो ग्लाइकोकैलिक्स, दोनों भी सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही प्रेजेंट है। यस, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सटर्नल टू ग्लाइकोकैलिक्स इन अ प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया? तो वापस हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे अंदर है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स। हमको ये पूछा है कि ग्लाइकोकैलिक्स के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं प्रेजेंट है ना बाहर की तरफ उसके। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर की तरफ चीजें प्रेजेंट है, बाहर की तरफ कुछ भी नहीं होता है, इसलिए नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सटर्नल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल टू ग्लाइकोकैलिक्स? तो 3 लेयर्स हमने ड्रॉ कर दी वापस से। सबसे अंदर वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, उसके सबसे लास्ट वाली है ग्लाइकोकैलिक्स। तो हमको सवाल ये पूछा है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है और ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट होती है सेल वॉल। नेक्स्ट, what what is the basis of classification of bacteria into gram positive and gram negative? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव कौन सा है, बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव कौन सा है? तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेल वॉल के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ले लें, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसका जो सेल वॉल होता है ये थोड़ा सा मोटा होता है, और जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसका जो सेल वॉल होता है ये थोड़ा सा पतला होता है। ओके, सो इफ दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, अगर ये मैंने सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दिया, अभी सेल वॉल हमको ड्रॉ करनी है। तो सेल वॉल अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो सेल वॉल क्या है? ग्राम पॉजिटिव में मोटी सी लेयर है, और यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें इसको, तो यहाँ पे अगर इसको हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे पतली सी लेयर है। यस, so this is how we differentiate between gram positive and gram negative.
और ये पतली सी लेयर है तो इसके बाहर की तरफ एक और लेयर मतलब जैसे पाई जाती है, इसके बाहर एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कि ये जो लेयर है ये बनाई गई है लिपोपॉलीसैकेराइड से, लिपोपॉलीसैकेराइड से बनाई गई है। ओके, सो वी मूव अहेड नाउ। A bacterial cell A bacterial cell was taken and gram staining was done and observed that it did not take up gram stain. Such a bacteria. अ, देखिए आप मतलब क्या करते हैं ना, हम बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे हम पहले लेते हैं पहले बैक्टीरिया को, उसको फिर हम स्टेनिंग करवाते हैं। इसको हमने स्टेनिंग करा दी। स्टेनिंग कराने के बाद फिर हम क्या करते हैं ना, स्टेनिंग करा दी हमने। अब जो स्टेन हो जाएगा बैक्टीरिया उसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। ग्राम स्टेनिंग किया बैक्टीरिया, स्टेन हो गया, ग्राम पॉजिटिव हो गया। और जो दूसरा है उसको हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव। विच डिड नॉट टेक अप ग्राम स्टेन इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेन इज ड्यू टू द सेल एनवलप। The cell envelope acts as a single protective unit. Glycocalyx layer is similar in all the bacteria. तो इसमें जो स्टेटमेंट सही नहीं है, रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेन इज ड्यू टू सेल एनवलप। यस, मैंने आपको बताया था कि जो सेल एनवलप है इसके तीन पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड देन यू हैव गॉट ग्लाइकोकैलिक्स। तो जो ग्राम स्टेन है ये किसके ऊपर डिपेंड, मतलब आपके लिए ये जो डेटा है ये आपको ये रिमेम्बर करना है कि जो ग्राम स्टेन है ये सेल एनवलप के कौन से किससे रिलेटेड है। सेल वॉल से मैंने अभी आपको बताया ना, जो ग्राम पॉजिटिव है इनकी जो सेल वॉल है ये मोटी होती है, और जिनकी जो सेल वॉल जो नेगेटिव बैक्टीरिया उनकी जो सेल वॉल है ये पतली होती है। यस और नो, तो ये तो सही है स्टेटमेंट फर्स्ट वाला। सेल एनवलप एक्ट्स एज, यस, प्रोटेक्शन करता है ना, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्शन कर रहा है। और जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये सब में सिमिलर नहीं होती है, कुछ कुछ में ग्लाइकोकैलिक्स टफ होती है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, और कोई कोई ऑर्गेनिजम्स में ग्लाइकोकैलिक्स पतली होती है जिसको हम स्लाइम लेयर, पतली नहीं बोलेंगे हम, जिसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, हाँ इस ये लूज होती है, पतली नहीं बोले, लूज होती है। लूज शीट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। जो मैंने यहाँ पे आपको लिखाया था कि टफ वाली कैप्सूल है और लूज शीट वाली क्या हो जाएगी, स्लाइम लेयर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is thick tough layer of glycocalyx known as tough thick layer is called as capsule. So that was the 60 questions that we have done. यही हमारे 60 questions थे that we have done, and you can get these PPTs on my Telegram channel which is of the same name as Sanaz Biochemistry. I will end this video here. This was part 2 of the chapter cell. और भी हम वीडियोस बनाएंगे ताकि हम ये सेल चैप्टर को यूनिट को कंप्लीट कर सकें। So bye bye everybody, take care, and if not subscribe to the channel yet, please do subscribe. Bye bye everybody.